नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम राजस्थान न्यूज में। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। राजस्थान में 2 दिन बाद फिर बारिश ओले गिरने की चेतावनी है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका सबसे ज्यादा असर 23-24 मार्च को पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। इधर प्रदेश में 2 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बरसात किसानों पर कहर बनकर टूटी है। फसल खराब हो गई। मौसम केंद्र के मुताबिक मार्च में इस बार सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा बारिश अब तक हो गई है। पिछले 24 घंटे में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़, बारां, झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, गंगानगर जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बरसात अलवर के मालाखेड़ा कस्बे में 53 mm दर्ज हुई। अलवर में बारिश के कारण यहां गेहूं और सरसों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मालाखेड़ा के अलावा निमराना में 45, कोटकासी में 30, बहरोड में गोविंदगढ़, कठूमर, रामगढ़ और बहादुरगढ़ में 10 से 15 mm के बीच बारिश हुई। अलवर के अलावा 20 मार्च को हनुमानगढ़ शहर और नोहर तहसील में भी 1 इंच पानी बरसा। इसमें यहाँ कई जगह पानी भर गया। संगरिया में एक सरकारी स्कूल में बच्चे भरे पानी के बीच से होकर निकलते दिखाई दिए। यहाँ तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे यहाँ खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। अजमेर जिले के कई स्थानों पर 20 मार्च को बारिश के साथ ओले गिरे। यहाँ सड़क और खेतों में ओलों की सफेद चादर बिछ गई। बारिश और ओले गिरने से अजमेर में दिन का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 26.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इधर गंगानगर, कोटा में भी बारिश से दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जिसमें यहाँ सर्दी फिर से बढ़ गई। राजस्थान इस महीने सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा बरसात हुई है। इससे बहुत नुकसान हुआ। अमूमन पूरे राज्य में मार्च के महीने में औसत 4.1 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार 20 दिन में के अंदर ही 10.5 mm बारिश हो गई। जिलेवार स्थिति देखें तो झुंझुनू, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर ही ऐसे जिले हैं जहां औसत से कम बारिश हुई, जबकि शेष जिलों में औसत से ज्यादा बरसात हुई। लॉरेंस के साथी और गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर को नेपाल से सोमवार को गिरफ्तार कर पुलिस जयपुर ले आई है। पिछले दिनों वो जयपुर के कई बिजनेसमैन को फोन कर 25 करोड़ रुपए मांग चुका था। जयपुर के क्लब पर फायरिंग भी करवा चुका था। अब तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि ऋतिक बॉक्सर की गुर्गों की लगातार हो रही गिरफ्तारियों से गैंगस्टर का राजस्थान में नेटवर्क टूट रहा था, इसीलिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। जयपुर के बिजनेसमैन पर फायरिंग करने का प्लान था, इसीलिए वो खुद बॉर्डर क्रॉस कर नेपाल से भारत आ रहा था। इसका इनपुट पुलिस के पास पहले से था, इसीलिए ऋतिक बॉक्सर पकड़ा गया। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस को लॉरेंस से मिले सुराग से मदद मिली। जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया, ये बदमाश इंटरनेशनल कॉल करके जयपुर के व्यापारियों को धमकी देते थे। पुलिस के पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन व्यापारियों की जानकारी और मोबाइल नंबर से इन बदमाशों तक कैसे पहुंचा जाए। पुलिस ने इस गैंग के लोकल नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया। इसे लेकर जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 18 पुलिसकर्मियों की एक SIT बनाई। इस टीम में 2 ACP स्तर के अधिकारी और 12 CI शामिल थे। ये वो लोग थे जो कई बार इन बदमाशों से लोहा ले चुके थे। पुलिस टीम ने एक कर लॉरेंस की गैंग के लोकल बदमाशों को पकड़ना शुरू किया। इससे ऋतिक का नेटवर्क जयपुर और राजस्थान में टूटता चला गया। इसके कारण ऋतिक को लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया, जिस पर वह खुद नेपाल से बाहर निकलकर एक बड़ा कांड करने की फिराक में था। इसके बाद फिर नेपाल चला जाता। पुलिस के अनुसार 24 फरवरी को जयपुर पुलिस को जानकारी मिल गई थी कि ऋतिक बॉक्सर नेपाल में है। उसकी पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मिलने पर पुलिस ने ऑपरेशन नहीं किया। पुलिस के पास 50 से अधिक ऐसे नंबर है जिन पर ऋतिक बॉक्सर बात किया करता था। ये वो बदमाश है जो ऋतिक को सपोर्ट किया करते थे। एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया, अब ऋतिक के रिमांड के दौरान पुलिस उन लोगों को भी पकड़ेगी जो लोग पिछले 4 माह से ऋतिक के संपर्क में थे। साथ ही ऋतिक को पैसा और जानकारी मुहैया करवा रहे थे। कुछ बदमाशों ने ऋतिक की नेपाल में रहने और कैश की व्यवस्था भी कराई। पुलिस के पास इन लोगों के खिलाफ कई सबूत हैं। ऋतिक से होने वाली पूछताछ के बाद पुलिस जयपुर के इन 50 लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी। ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ राजस्थान सहित पंजाब, यूपी, हरियाणा में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। अब कोशिश रहेगी कि ऋतिक बॉक्सर को जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। सूत्रों की माने तो ऋतिक की गिरफ्तारी में लॉरेंस से 14 दिन हुई पूछताछ का बड़ा हाथ है। लॉरेंस ने ही पुलिस को बताया, ऋतिक 21 नवंबर 2022 को घड़साना श्री गंगानगर से जयपुर आया। यहाँ पर 6 घंटे रुकने के बाद वह नेपाल भाग गया। नेपाल में भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रुका। ऋतिक के साथ उसके कुछ और अपराधी दोस्त थे, वह पुलिस के हाथ नहीं लगे। पिछले दिनों हुई कार्रवाई से ऋतिक के पास पैसा खत्म हो गया था। वह समझ गया था कि पुलिस ने उसके नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ दिया है। ऋतिक ने जयपुर के एक व्यापारी को धमकी दी, 2 दिन में फायरिंग करने की बात कही। इस घटना को खुद के लिए ऋतिक खुद
जयपुर आने वाला था। पुलिस के पास ऋतिक की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने पहले ही उसे पकड़ लिया। जयपुर में मंगलवार को राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स और पुलिस के बीच झड़प हो गई। डॉक्टर विधानसभा की ओर जा रहे थे। झड़प के बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की। एक दिन पहले भी डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ था। इसके विरोध में डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार ने उनकी शर्तों और सुझावों को बिल में शामिल नहीं किया। इस कारण यह पूरा बिल ही हेल्थ सिस्टम का विरोधी दिख रहा है। डॉक्टर्स ने बिल के खिलाफ रात भर जयपुर के स्टेचू सर्किल पर धरना दिया। इसके सपोर्ट में अब सवाई मानसिंह अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी आ गए हैं। सरकार बिल को मंगलवार को विधानसभा में पास करवाने की तैयारी में है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में डॉक्टरों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं सभी डॉक्टर्स से व्यक्तिगत तौर पर भी अपील कर रहा हूं कि सरकार की सोच सकारात्मक है और इसे सेवा का कार्य समझते हुए काम पर लौट आएं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी प्रभावित होने के बाद आज से सरकारी हॉस्पिटल में भी मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर JARD नरेंद्र डामोर ने बताया कि आज SMS हॉस्पिटल और उससे अटैच दूसरे हॉस्पिटल जकेलोन जनाना सांगानेरी गेट में भी रेजिडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं। जयपुर के अलावा बीकानेर, उदयपुर, कोटा और अन्य जिलों में भी रेजिडेंट्स डॉक्टरों की यूनियन ने इस बिल पर विरोध में अपना समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर फिर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संजीवनी सोसाइटी में जो भी होता था वो शेखावत की मर्जी से होता था। गहलोत मंगलवार को जोधपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन पर मुकदमा किया है। ऐसे में अगर मुझ पर मामला दर्ज होने के बाद भी गरीब जनता को उनके हक का पैसा वापस नहीं मिलता तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों के ऐसे कई मामले आए हैं जहां उनकी बातों को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। केंद्रीय मंत्री की इस पर कोई बयान नहीं आया है। उनको आगे बढ़कर जनता का पैसा दिलवाना चाहिए। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रदेश को लाभ से वंचित रखने की बात कही। नए जिलों के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे छोटे राज्यों के भी कई जिले हैं। राजस्थान में नए जिले बनाने की जरूरत काफी वक्त से थी। ऐसे में विकास की संभावना को देखते हुए राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के उद्देश्य से नए जिले बनाए गए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार से शुरू हुए राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का 11:15 पर उद्घाटन किया, जहां उन्होंने एक्सपो में अवार्ड सौंपे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:15 बजे एक्सपो विजिट कर निकल गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा कर रखा है। शेखावत ने 4 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचकर दावा पेश किया था। केंद्रीय मंत्री ने संजीवनी घोटाले में उनके परिवार के बारे में की गई बयानबाजी को केस का आधार बनाया। मुख्यमंत्री गहलोत ने 21 फरवरी को सचिवालय में बजट की संभावना बैठक के बाद कहा कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के मां-बाप, पहली पत्नी सहित पूरा परिवार शामिल है। उन्होंने कहा था कि अफसोस है ऐसे घपलेबाज को पीएम ने मंत्री बना रखा है। यह कैसे मंत्री रह सकता है। राजस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत साल 2008 में संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया गया। बाड़मेर में शुरुआत हुई। साल 2010 में ये सोसाइटी मल्टी स्टेट सोसाइटी हो गई। 12 साल में ही 230 से ज्यादा शाखाएं खुल गई। इसके प्रबंधक निदेशक विक्रम सिंह मास्टरमाइंड है, जो जेल में बंद है। 1 लाख लोगों से 900 करोड़ की ठगी की गई। फर्जी लोन बांटे और ब्याज नहीं लिया। कुछ निवेशकों ने शिकायत की तो राजस्थान एसओजी को मामला सौंपा। हजारों खाते फर्जी पाए गए। आरोप है कि विक्रम ने निवेशकों का पैसा ऐसी कंपनी के शेयर खरीदने में लगाए जिससे शेयर होल्डर गजेंद्र सिंह भी थे। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी कोल्ड वॉर फिर तेज होने का असर बन गया है। सचिन पायलट ने एक बार फिर 25 सितंबर को गहलोत खेमे के विधायकों के इस्तीफे देने और विधायक दल की बैठक के बहिष्कार करने के जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान पायलट ने राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक को लेकर सीएम अशोक गहलोत पर नाम लिए बिना खूब वार किए। पायलट ने गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा, मेरी रगड़ाई हुई कि नहीं यह जनता जवाब देगी। रगड़ाई नहीं हुई तो कौन वोट डालता। गहलोत के गद्दार और कोरोना कहने पर पायलट ने कहा, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उससे हर किसी को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने न जवाब दिया और न आगे दूंगा, क्योंकि इससे फायदा किसको है।
राजस्थान में खुद के सीएम बनने के सवाल पर पायलट ने कहा, कौन कब किस पद पर बैठेगा यह हम जिस पार्टी में हैं वह पार्टी का निर्णय है। यह बात सही है कि पिछले साल सोनिया गांधी ने विधायक दल की बैठक करने के लिए पर्यवेक्षक जयपुर भेजे। दुर्भाग्य से बैठक नहीं हो पाई। क्या कारण है कि वह बैठक नहीं हुई, वह मैं नहीं जानना चाहता। आज इतने महीनों के बाद वह विधायकों की बैठक नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस अध्यक्ष और लीडरशिप को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी से विद्रोह करने के आरोपों पर सीएम नहीं बनाने के गहलोत खेमे के तर्क पर पायलट ने कहा, हमने कौन सा विद्रोह किया, हमने कभी क्या पार्टी की आलोचना की, अपने पदों से इस्तीफे दिए। लेकिन जब इतने लोग इस्तीफे दे रहे हैं, स्पीकर साहब हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा इसीलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह स्वेच्छा से नहीं दिए गए थे, फिर किसकी इच्छा से दिए गए थे? विधायकों पर किसका क्या दबाव था, क्या प्रलोभन था, यह जांच का विषय है। पार्टी को इस पर जांच करनी चाहिए। पार्टी अनुशासन समिति के पास जाने के दिग्विजय सिंह के सुझाव पर पायलट ने कहा, अनुशासन समिति ने 3 नेताओं को 6 महीने पहले नोटिस दिए थे, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो घटनाक्रम हुआ, पार्टी नेतृत्व को गलत माना था, उनको नोटिस जारी किए और नोटिस के जवाब भी आ गए हैं, लेकिन इतने महीनों के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, यह विचारणीय मामला है। राजनीति में कोई व्यक्तिगत अनबन नहीं होनी चाहिए, सिद्धांतों की लड़ाई होती है। पार्टी से अब उम्मीद के सवाल पर पायलट ने कहा, मैं पद की राजनीति करता नहीं, पहले मुझे पार्टी ने बहुत सारे पद दिए हैं, पार्टी का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूं कि मुझे मौका दिया। विधायक, सांसद, अध्यक्ष, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया, मौका देने से कोई कमी नहीं रही है। मैंने भी 20 साल में पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, जितना मुझसे हो सका उससे ज्यादा हमने काम किया। अजमेर के नगरा क्षेत्र में स्थित शराब के ठेके में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर के द्वारा दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर दुकान में प्रवेश किया गया और हजारों की नकदी सहित शराब चोरी कर फरार हो गया। यह पूरी घटना शराब की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार के द्वारा मामले की शिकायत अलवर गेट थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अलवर गेट थाना इलाके के नगर में स्थित सोमवार रात चोरों के द्वारा शराब की दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर दुकान में प्रवेश किया गया। बाद में चोर के द्वारा दुकान को खंगालते हुए गले में रखी हजारों की नकदी और अलग अलग ब्रांड की शराब चोरी कर फरार हो गया। पीड़ित को चोरी की जानकारी सुबह दुकान पहुंचने पर मिली, जिसके बाद इसकी सूचना अलवर गेट थाना पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शराब की दुकान से लगे सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई, जिसमें चोर दीवार तोड़कर वारदात को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चोर के द्वारा सीसीटीवी कैमरे का भी तोड़ा गया। अलवर गेट थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। अजमेर जिले के मंगलियावास थाना क्षेत्र से एक 13 साल की नाबालिग बिना बताए घर से रात के समय निकल गई। गांव के ही एक युवक पर पिता ने बहला फुसला कर ले जाने का शक जताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरादना निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी रात करीब 9:30 बजे घर से निकल गई। हर संभव स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसी दिन राकेश पुत्र जीवा फूलवाला निवासी सरादना भी गायब हुआ है। आशंका है कि बेटी को राकेश ही बहला फुसला कर लेकर जा सकता है। बेटी का रंग सांवला, कद 4.5 फुट है और 7वीं में पढ़ती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई भगवान सिंह को सौंपी है। भूरिया खेड़ा खुर्द निवासी मां ने जवाजा थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी बेटी घर पर अकेली थी, वह किसी काम से बाहर गई। शाम को जब घर आई तो उसकी बेटी नहीं मिली। उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसका कद 5 फीट, रंग सांवला, शरीर दुबला पतला और कपड़े जींस टी शर्ट पहने हैं। शक है कि उसे राजेंद्र सिंह पुत्र चिम्मन सिंह रावत निवासी भूरिया खेड़ा खुर्द खतेला ले जा सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी जगह। नमस्कार।